तो हेलो नर्सिंग स्टूडेंट्स, आपके लिए मैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग से एक ऐसी दवाई लेके आया हूँ जो आपसे एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाने वाली है। तो चाहे आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, नॉसेट हो, आरआरबी हो, इस दवाई पे से आपका एमसीक्यू आने के पूरे चांसेस रहते हैं और उसके साथ-साथ क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी ये दवाई काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों, आज मैं आपको कुछ क्लोज़ापिन के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूँ। मान के चलिए इसमें से आपका एक एमसीक्यू आने के पूरे चांसेस हैं एंड कोई भी एग्ज़ाम ले लो आप यार, नॉर्सेट का, आरआरबी का, इस दवाई से तो हर एग्ज़ाम में एक ना एक सवाल पूछा ही गया है। तो जिस थोड़ा-सा इसके बारे में आपको बताते हैं। तो जी, एक सबसे इम्पोर्टेंट दवाई तो सबसे पहले है क्लोज़ापिन। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं जहाँ पर आपसे क्लोज़ापिन के बारे में ना पूछा जाए। ठीक है? सो सबसे पहले रहेगा हमारा क्लोज़ापिन। तो भाई कौन-सी दवाई है ये? क्लोज़ापिन एक एंटीसाइकोटिक है। तो इट इज़ एन एटिपिकल एंटीसाइकोटिक। एटिपिकल का क्या मतलब होता है भाई? एटिपिकल मतलब सेकंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक है, सेकंड जनरेशन। टिपिकल वाली कौन-सी होती थी? टिपिकल वाली वो होती हैं जो डोपामाइन को डायरेक्टली ब्लॉक करती हैं, जिसमें हमारे फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक आते हैं। जैसे कि हैलोपेरिडोल आ गया, फ्लूफेनाज़िन आ गया, फ्लूफेंथिक्सोल आ गया। ये वाली दवाइयाँ हमारी फर्स्ट जनरेशन होती हैं, ठीक है? ये हमारी क्लोज़ापिन सेकंड जनरेशन। एक तो एमसीक्यू आपका यही हो गया भाई, ठीक है? उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि ये कहाँ यूज़ होती है? ये ट्रीटमेंट रेज़िस्टेंट स्किज़ोफ्रेनिया के लिए यूज़ होती है। ट्रीटमेंट रेज़िस्टेंट स्किज़ोफ्रेनिया। अब भाई आपसे एग्ज़ामिनर एक और सवाल पूछेगा कि ट्रीटमेंट रेज़िस्टेंट क्या होता है? भाई ये भी बता दो। तो अगर आपने 2 एंटीसाइकोटिक का यूज़ कर लिया, एडिक्वेट ट्रायल ऑफ एट लीस्ट 2 डिफरेंट एंटीसाइकोटिक, ठीक है? तो 2 डिफरेंट एंटीसाइकोटिक्स हमने यूज़ कर ली, फिर भी मरीज़ को आराम नहीं आ रहा, तो हम उस मरीज़ को बोलेंगे भैया ये ट्रीटमेंट रेज़िस्टेंट है, मतलब इस पे ट्रीटमेंट काम नहीं कर रहा है। तो हम क्लोज़ापिन इन मरीज़ों के लिए चूज़ करके रखते हैं, ठीक है? अब बात करते हैं मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन। क्या होता है इस दवाई का मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन? तो मैकेनिज़्म मतलब भाई ये दवाई काम कैसे करती है? हमने ये तो बोल दिया भाई डी2 रिसेप्टर पे नहीं करेगी। डायरेक्टली जो हमारा डोपामाइन है उसको कम नहीं करेगी, बट डी4 रिसेप्टर पे काम करती है। डी4 रिसेप्टर एंड इवन सेरोटोनिन के 5-HT2A रिसेप्टर्स पे भी काम करती है। ब्लॉक्स सेरोटोनिन 5-HT2A रिसेप्टर्स आल्सो। डी4 रिसेप्टर पे ब्लॉक करेगी, 5-HT2A रिसेप्टर पे ब्लॉक करेगी, हिस्टामिन रिसेप्टर्स पे ब्लॉक करेगी और मस्करेनिक रिसेप्टर्स पे भी काम करती है। ये थोड़ा-सा एक न्यू कॉन्सेप्ट हो सकता है आप लोगों के लिए, बट जिस हिसाब से आपके एग्जामिनर क्लोज़ापिन को पूछते हैं, मे बी आपसे वो अगला सवाल इसके मैकेनिज़्म पे पूछे। तो आपके लिए ये वाला पॉइंट इम्पोर्टेंट हो जाता है, डी4। और अगर एग्जामिनर को आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट या बहुत ही ट्रिकी पेपर बनाना है, तो वो इनके बारे में भी बात कर सकते हैं। बट अदरवाइज़ आपके लिए डी4 वाला पॉइंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है? अब इंडिकेशन, अगला जो सवाल आपसे पूछेंगे भाई कहाँ-कहाँ यूज़ करते हैं? तो इंडिकेशंस, इंडिकेशन में सबसे पहले तो हमने देख लिया भाई टीआरएस, दैट इज़ ट्रीटमेंट रेजिस्टेंस स्किज़ोफ्रेनिया। ऐसे ही टीआर बीपीएडी में भी यूज़ कर सकते हैं। टीआर बीपीएडी दैट इज़ बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, वो भी ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट, तो वहाँ पर भी हम क्लोज़ापिन का यूज़ करते हैं। बट आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ये वाला रहेगा। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या रहेगा? स्किज़ोफ्रेनिया जिसमें सुसाइडल रिस्क है, क्योंकि क्लोज़ापिन एक ऐसी एंटीसाइकोटिक है जो सुसाइड रिस्क को भी कम करती है। स्किज़ोफ्रेनिया विद सुसाइडल रिस्क, तो यहाँ पर भी हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाएगा। फिर वहाँ कहाँ इम्पोर्टेंट आता है पॉइंट कि जिन पेशेंट्स को टार्डिव डिस्काइनेसिया है, ठीक है? टार्डिव डिस्काइनेसिया के ट्रीटमेंट में हम क्लोज़ापिन का यूज़ कर सकते हैं। तो टार्डिव डिस्काइनेसिया हमने पढ़ा था ना, मुँह बार-बार ऐसे चलाते रहेंगे, लिप स्मैकिंग मूवमेंट्स रहेंगी। ये वाली चीज़ हमारे टार्डिव डिस्काइनेसिया में होती है। तो वहाँ पर हम क्लोज़ापिन का एज़ अ ट्रीटमेंट यूज़ कर सकते हैं। दवाई की डोज़ क्या रहती है भाई? जैसे अब अगर नॉर्सेट में तो हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यूजुअली जो थेरेप्यूटिक डोज़ है वो 300 से 450 एमजी पर डे होती है और मैक्सिमम अगर देखें तो 900 एमजी पर डे तक जा सकते हैं। एंड यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहेगा कि बहुत ही स्लोली इसको टाइट्रेट करते हैं। 12.5 एमजी पर डे से स्टार्ट करते हैं और धीरे-धीरे बिल्ड करते हैं। तो इसलिए मरीज़ को थोड़ा-सा समय लगता है इसको टॉलरेट करने में, ठीक है? साइड इफ़ेक्ट्स आपका जो एमसीक्यू आएगा भाई वो साइड इफ़ेक्ट से आएगा। साइड इफ़ेक्ट क्योंकि ये दवाई एक तरीके से हम तो मरीज़ को ऐसे ही समझाते हैं कि भाई ये इस बीमारी की सबसे बड़ी दवाई है। तो इसके साथ क्या है, इफ़ेक्ट तो बड़ा अच्छा है, ट्रीटमेंट रेज़िस्टेंट स्किज़ोफ्रेनिया में भी काम करेगी। बट प्रॉब्लम ये है कि साइड इफ़ेक्ट बड़े ज़्यादा हैं, तो आपको मॉनिटरिंग ज़रूर करनी है। तो कॉमन साइड इफ़ेक्ट क्या है भाई? जो हम कॉमनली अपनी प्रैक्टिस में देखते हैं,
इसमें सेडेशन, बंदा ऐसा होगा कि झूम सा रहा होगा, नींद आती रहेगी, ड्राउजी फील करेगा, विल बी सेडेशन एंड ड्राउजीनेस। वेट गेन में क्या इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो आपसे पूछा जाता है? मोस्ट वेट गेन कराती है, ये ऐसी एंटीसाइकोटिक है जिसमें सबसे ज्यादा वेट गेन होता है, मोस्ट वेट गेन। ठीक है। एपेटाइट, भूख ज्यादा लगने लगती है, इंक्रीज एपेटाइट। और इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉन्स्टिपेशन और एक्सेसिव सलाइवेशन। मरीज आके ये बोलता है सर पेट नहीं साफ होता जब से ये दवाई चालू करी आपने। उसके साथ क्या बोलता है? सर रात के समय तो एकदम मुंह से लार टपकती रहती है, पूरा का पूरा अपना तकिया भीग जाता है। तो कॉन्स्टिपेशन, एक्सेसिव सलाइवेशन, बहुत ज्यादा मुंह से लार टपकती रहती है। ठीक है, ये तो हो गई कॉमन साइड इफेक्ट। आपके लिए एमसीक्यू के लिए क्या इंपॉर्टेंट हुआ इसमें से? क्यों में क्या पूछेंगे? एक्सेसिव सेडेशन, एक्सेसिव सलाइवेशन, सेडेशन, वेट गेन, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो। अब आते हैं कुछ ऐसे साइड इफेक्ट्स जो कि सीरियस है, मतलब आपको चौकन्ना रहना है इनके लिए। सीरियस साइड इफेक्ट, सीरियस साइड इफेक्ट्स में क्या आता है? ए ग्रैन्युलोसाइटोसिस, जो हमारे काउंट्स हैं वो कम होने लगते हैं। ए ग्रैन्युलोसाइटोसिस। सीजर एक डोज डिपेंडेंट साइड इफेक्ट है, मतलब हायर डोजेस पे ज्यादा आने के चांस है। ये तो इडियोसिंक्रेटिक है, इडियोसिंक्रेटिक मतलब छोटी डोज पे भी आ सकता है, शुरू में भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। तो इसके लिए तो हमें पीरियोडिक जांच करवानी पड़ेगी। बट डोज डिपेंडेंट मतलब जैसे जैसे हम हायर डोज पे जाएंगे सीजर होने के चांस बढ़ते जाएंगे। तो सीजर इज डोज डिपेंडेंट। अगेन ये वाले जो मैं पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ, ये अगर आपका पेपर एग्जाम टफ बनाना है, एग्जामिनर तभी आपसे पूछे। इडियोसिंक्रेटिक, डोज डिपेंडेंट, ये वाले पॉइंट्स थोड़े से टिपिकल पॉइंट्स हो जाते हैं। फिर मायोकार्डाइटिस, मतलब हमारे हार्ट में इन्फ्लेमेशन कराएगा। ठीक है। और इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। पहले तो कॉन्स्टिपेशन हुआ, फिर धीरे-धीरे ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकता है। तो उस ये एक मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है। तो ये ऑब्स्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा ना हो जाए, कहीं ऑपरेशन ना करना पड़ जाए। इसलिए कॉन्स्टिपेशन के बारे में पूछना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर जो हमने बोला ए ग्रैन्युलोसाइटोसिस, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ए ग्रैन्युलोसाइटोसिस हो रहा है या कोई दिक्कत है? आपको क्लिनिकली किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना है? कहीं कोई फीवर तो नहीं आ रहा, कहीं कोई सोर थ्रोट तो नहीं हो रहा, कहीं कोई माउथ में अल्सर तो नहीं आ रहे। बार-बार मरीज़ आपको कंप्लेंट कर रहा है, बार-बार मेरे को बुखार आ जाता है, बार-बार इन्फेक्शन हो जाता है। तो बच्चा ध्यान रख लेना कि कहीं प्रॉब्लम ए ग्रैन्युलोसाइटोसिस की तो नहीं हो रही, क्योंकि अगर जैसे धीरे-धीरे न्यूट्रोफिल काउंट्स कम होते गए, तो कहीं दिक्कत आगे बढ़ ना जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? मॉनिटरिंग करते हैं। मॉनिटरिंग में क्या देखेंगे भाई? मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग मतलब हमें ध्यान रखना है कि कितनी आप दवाई दे रहे हैं, उस दवाई के साथ-साथ कैसा इसका ब्लड वर्कअप है, मतलब न्यूट्रोफिल काउंट्स क्या है, हमारे टोटल लिम्फोसाइट काउंट्स क्या है। तो हम सबसे पहले वीकली सीबीसी कराते हैं। वीकली सीबीसी फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स, पहले 6 महीने में हर हफ्ते भाई पेशेंट को सीबीसी की जाँच करानी पड़ेगी। फिर एवरी 2 वीक्स करते हैं। कब तक? 1 ईयर तक। और 1 साल के बाद भी हमें हर महीने पेशेंट से सीबीसी करवाना है, मंथली, मोर देन 1 ईयर। ठीक है, तो ये अगेन आपके लिए इम्पोर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट होने वाला है मॉनिटरिंग का। ठीक है, ये आपसे पूछेंगे कि भाई क्या-क्या मॉनिटरिंग करनी है। अब और क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट पूछेंगे कि सर इस पेशेंट की क्लोज़अप इन स्टार्ट स्टार्ट करने वाले हैं हम। अब बताओ आपको क्या-क्या इन्वेस्टिगेशंस करा के रखने हैं। तो बेसलाइन, बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन बिफोर स्टार्टिंग क्लोज़अप इन। तो ये वाली जो जाँचें हैं, ये हमें पेशेंट की सबसे पहले करानी है। अगर मेरा मान लीजिए 2 दवाइयों पे मैंने देख लिया असर नहीं आ रहा, तो मरीज़ की दवाइयाँ, ये जो हमारी जाँचें हैं, दवाई चालू करने से पहले करानी पड़ेंगी। इसमें आता है सीबीसी, ब्लड शुगर, लिपिड, एलएफटी, केएफटी, ईसीजी, वेट एंड बीएमआई। ये सारी जाँचें हमें बेसलाइन दवाई चालू करने से पहले करवा के रखें। ठीक है जी? अब आते हैं नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पर भी आपका एमसीक्यू बन सकता है भाई, कि एज़ अ नर्सिंग ऑफिसर आपका क्या काम रहेगा? है? तो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में वाइटल्स रेगुलरली मॉनिटर करने हैं। मायोकार्डाइटिस कैसे पता चलेगा? पल्स ज़्यादा हो रही है, बीपी बढ़ रहा है, इन्फेक्शन, फीवर आ रहा है, तो हमें वाइटल्स मॉनिटर करने हैं। वाइटल्स, हमने जो ए ग्रैन्युलोसाइटोसिस के सिम्पटम्स पढ़े, क्या-क्या हमें देखने को मिल सकता है? रिकरेंट इन्फेक्शन, सोर थ्रोट, फीवर, उसके बारे में भी हमें मरीज़ से पूछना है रेगुलरली। तो वॉच फॉर फीवर, सोर थ्रोट, रेगुलर ब्लड इन्वेस्टिगेशंस करवाने हैं और हमारा वेट मॉनिटर करना है, वेट एंड बीएमआई। फाइबर अच्छे से खाने के लिए प्रोत्साहित करना है, फ्लूइड्स अच्छे लेने के लिए बात बोलना है मरीज़ को बार-बार। ये क्यों कह रहे हैं? ताकि कॉन्स्टिपेशन ना हो, ठीक है? कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए। तो एडिक्वेट फ्लूइड एंड
फाइबर इनटेक, ठीक है भाई। एंड साइको एजुकेशन, हमेशा 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 मरीज और साथ वालों को समझा के रखना है क्या क्या साइंस आपको ध्यान रखने हैं, क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं इस क्लोज़ापिन की वजह से। तो साइको एजुकेशन, अब आप पूछोगे भाई साइको एजुकेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताने हैं। एक तो भाई क्लोज़ापिन को सडनली स्टॉप नहीं करना है, डू नॉट स्टॉप क्लोज़ापिन सडनली, एकदम से बंद नहीं करना है। मेडिसिन रेगुलरली टाइम टू टाइम लेनी है, रेगुलर मेडिकेशन। कोई भी फीवर को रिपोर्ट करना है, फीवर एंड सोर थ्रोट को रिपोर्ट करना है कि भाई कोई दिक्कत आ रही है आपको। कॉन्स्टिपेशन के बारे में बताना है अगर हो रहा है तो, ठीक है। एंड रेगुलर फॉलो, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट साइको एजुकेशन के पॉइंट्स हैं जो हमें एक पेशेंट को बताने हैं, रेगुलर फॉलो, ठीक है। तो भाई ये वाली दवाई आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है, एमसीक्यू आने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं इस दवाई से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है क्लोजअप इन रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं एक और ड्रग के बारे में बताने वाला हूँ, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके एग्जाम्स के लिए, ठीक है भाई। विद दिस ऑल द बेस्ट एंड आपके एग्जाम अच्छे होने वाले। थैंक यू।